दगड़ियों, 2026 की आज 2 तारीख है। इस बार 1 जनवरी को नव वर्ष की जो बधाइयां थीं, उसमें नीरसता अधिक थी। लग ही नहीं रहा था कि लोग खुले मन से बधाइयां दे रहे हों। मैंने इस बार 2025 के गमन को अलविदा तो कहा, लेकिन 2026 की बधाई देने के लिए जब भी सोशल मीडिया में ताक झांक की, तो लगा कि किस मुंह से हम 26 का स्वागत करें। जो घटनाएं वर्ष 25 की 26 में पदार्पण कर रही हैं, क्या उनके रहते हुए हम बधाई दें? आज दूसरे दिन नहीं रहा गया तो आप लोगों के सामने आया हूं। वर्ष 26 के अंतिम पहर की एक घटना अरावली से पूरे देश में, दुनिया में फैली थी। घटना यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी आदेश में यह कह दिया गया था कि 1000 मीटर तक के जो पहाड़ दिखते हैं, हम इनको पहाड़ नहीं मानते। फिर क्या मानते हैं साहब? मिट्टी के थुपड़। तो आप 1000 मीटर की ऊंचाइयों को पहाड़ नहीं मानते हैं, मिट्टी के थुपड़ मानते हैं, तो इस मानने के पीछे का कारण क्या था? यह कारण भले ही सर्वोच्च न्यायालय नहीं बता पाया, लेकिन अरावली क्षेत्र की जो जनता थी, उसे मैं आज की तारीख में सूधी जनता कहूंगा, वो समझ गई कि इसको न मानने के पीछे का मकसद क्या है। अरावली को बचाने के लिए आज से नहीं, लंबे समय से बहुत बड़े बड़े जन आंदोलन चले हैं, और आंदोलनकारियों का मानना है कि अरावली सिर्फ कम ऊंचे पहाड़ों की एक पर्वत श्रृंखला ही नहीं है, बल्कि भारत के बृहद भूभाग के पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रक भी अरावली का बृहद क्षेत्र है। शायद यह बात तब सर्वोच्च न्यायालय की समझ में ना आई हो, कारण और भी कुछ रह सकते हैं, लेकिन जब अरावली घरों से निकलकर सड़कों पर आया और इसी फैसले के खिलाफ, और एक कम लोग नहीं, बहुत अधिक लोग, और फिर लगने लगा कि यदि समय रहते उच्च न्यायालय या फिर सरकार ने अरावली को नहीं सुना, तो अरावली दिल्ली भी कूच कर सकती है। अरावली का दिल्ली में कूच करने का मतलब 3 प्रांत, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, और राजस्थान से लगे हुए अन्य भूभाग भी, यदि अरावली को बचाने के लिए दिल्ली की ओर कूच करते, तो कमोबेश जो स्थिति आज देश की है, कॉरपोरेट जिस प्रकार से देश के ऊपर हावी हो चुका है, सरकारें जिस तरीके से कॉरपोरेट के आगे बिछी पड़ी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जिस प्रकार से कॉरपोरेट को खुश करता हुआ प्रतीत होता है, उस स्थिति में वो भीड़ दिल्ली में कुछ भी कर सकती थी। शायद यह चिंता दिल्ली को भी हुई और सर्वोच्च न्यायालय को भी, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया और मामला अभी ठहर गया है। पर आश्चर्य कराने वाली बात यह है कि अरावली के लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले को वापस लिए जाने के बाद उत्साह नहीं मनाया है, खुशियां नहीं मनाई हैं। वो अभी भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। खैर, जब अरावली का जिक्र मैं कर रहा हूं, तो हिमालय को लेकर कर रहा हूं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हाईकोर्ट का एक फैसला था हिमालय को लेकर,
क्यों ना हिमालय को जिंदा आदमी की श्रेणी में रखा जाए, क्यों ना हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को जिंदा आदमी के अधिकार दिए जाएं। ऐसे ही एक फैसले को लेकर हमारी जनप्रिय सरकार, नहीं साहब, आप हिमालय को या पहाड़ को जिंदा आदमी के रूप में कैसे देख सकते हैं, उसको जिंदा आदमी के अधिकार कैसे दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में गई थी, उस मामले का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हस्ताक्षर है कि ऐसा हुआ था। अभी उत्तराखंड में बागेश्वर जनपद, जहां से मैं हूं, और हमारे जनपद का एक बृहद भूभाग यूनेस्को की धरोहर भी है, ऐसा हमको बताया जाता है कि यहां से निकलने वाली जो नदियां हैं वो शारदा का निर्माण करती हैं, और शारदा आगे जाकर अलग अलग नामों से मिलती है और फिर बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। सरयू नदी में बागेश्वर जनपद के क्षेत्र में 100 से अधिक छोटी बड़ी खड़िया खदानें चल रही हैं। इन खदानों की स्वीकृति राज्य सरकार देती है। इन खदानों की स्थिति, स्वीकृति, खदानों द्वारा क्या स्थितियां बना दी गई हैं को लेकर उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। स्वतः संज्ञान लेने के बाद जांच कमिश्नरों की नियुक्ति की थी, पूरा एक संगठन था। उन कमिश्नरों में वकील थे, जनता की बातों को जानने समझने वाले अधिवक्ता थे, भूगर्भ विज्ञान से जुड़े हुए लोग थे, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की समझ रखने वाले लोग थे, नदियों की समझ रखने वाले लोग थे। उन्होंने कुछ दिन यहाँ जांच की, लोगों से मिले, खनन क्षेत्रों का दौरा किया। उसके बाद उच्च न्यायालय में अपनी आख्या दी। इन कमिश्नरों की आख्या पढ़ने के तुरंत बाद उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जनपद में खड़िया खदान पर रोक लगा दी और स्पष्ट कहा कि हम एक मामला मुकदमे के रूप में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जब तक ये मुकदमा चलेगा तो बागेश्वर जनपद में खड़िया खदान पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रतिबंध के बाद कई प्रयास सरकार की ओर से किए गए, खनन कारोबारी उनकी ओर से किए गए, और एक प्रयास यह भी किया गया कि जिस दिन प्रतिबंध लगाया उस समय पर बहुत अधिक खड़िया खोदकर खदानों के आसपास ही पड़ी है, या बहुत सारी खड़िया खदानों से गोदामों तक आ गई है और वो खराब हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, लिहाजा उसको निकालने का अधिकार दिया जाए। उच्च न्यायालय ने सुना, सुनने के बाद कहा ठीक है, इस खड़िया को आप निकालें, लेकिन सरकार इस खड़िया को निकालेगी, और सरकार इस खड़िया को निकालने के बाद जो भी कमाई करेगी वह उन कामों में खर्च करेगी जो खड़िया खदानों की वजह से दुष्परिणाम के रूप में सामने आए। भू कटाव, भू फिसलाव या तालाब बना दिए गए हैं बड़े बड़े, उसमें खर्च करेगी। इस फैसले को लेकर खड़िया कारोबारी सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया कि खदान की गई सामग्री जो है उसको खदान कंपनियां या खदान करने वाले जो लोग हैं वही खदान क्षेत्रों से उठा सकते हैं। फूले नहीं समाया पूरा का पूरा खड़िया कॉरपोरेट। और इस फैसले के बाद कॉरपोरेट को लगा कि सर्वोच्च न्यायालय तो हमारी बात सुनता है, हम वहां जाकर अपनी बात रखें। 30-35 खड़िया के बड़े कारोबारी जो खड़िया कारोबार में जुड़ने के बाद जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर विधानसभा में विधायक से लेकर मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं, वो भी अपनी अपनी खदानों को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या सुना क्या नहीं सुना ये तो सर्वोच्च न्यायालय की फाइलें बता सकती हैं, या हाईकोर्ट ने अगर वो फाइलें मंगाई होंगी सर्वोच्च न्यायालय से तो उसमें होगा। ये अभी तक सार्वजनिक नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था वो सार्वजनिक हुआ। और वो उस फैसले को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद वो हजारों लाखों लोग जो उच्च न्यायालय के
खड़िया को प्रतिबंधित करने के फैसले से खुश थे और जिस तरीके से सुनवाई उच्च न्यायालय में हो रही है उस सुनवाई को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित थे। वो हतप्रभ रहे कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने शायद यह जानने का प्रयास नहीं किया कि जिन लोगों के रोजगार की बात की जा रही है मजदूरों के रूप में, वो भारत के ही मजदूर हैं या नेपाल के। हम जानते हैं कि वो सब नेपाल के मजदूर हैं, भारत के नहीं है। दूसरा, शायद सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं जानना चाहा कि उच्च न्यायालय कौन कौन से मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है। यहां सिर्फ खड़िया को कारोबारियों द्वारा खोदने और बाजार तक बेचने का ही मामला है या कुछ और भी। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने यह सब जाना है तो उनको संज्ञान में आया होगा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं, हिमालय का भूभाग, हिमालय के खेत, हिमालय की नदियां और जिन स्रोतों से नदियां बनती हैं, जिनको हम यहां नौले कहते हैं, धारे कहते हैं, गधेरे कहते हैं, उन जल स्रोतों को और जल स्रोतों के जलागमों को कितना प्रभावित यह विध्वंसकारी रोजगार कर रहा है, शायद सर्वोच्च न्यायालय ने सुना होगा। और यदि सुना है तो उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने अगर यह फैसला दिया जो अभी सार्वजनिक हुआ है, तो पहाड़ में तो चिंता होनी ही थी। अब क्योंकि पहाड़ के लोग, बागेश्वर के लोग अरावली की तरह बहुत अधिक नहीं है संख्या में। दूसरा, पहाड़ में पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो बड़े आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का जो हश्र हुआ, सरकार के पक्ष में जो आंदोलन चले गए, कठोर कानून बनवाने का रास्ता जो आंदोलन बनाते रहे, उसके बाद भी पहाड़ के लोग डरे हुए हैं कि यहां तो आंदोलन करके भी आंदोलन की बात नहीं सुनी जाती, बल्कि आंदोलन के माध्यम से भी सरकार जनता के खिलाफ फैसले ले लेती है, जनता के खिलाफ कानून बना देती है। उस स्थिति में भी पहाड़ के लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विरोध नहीं किया, सड़कों पर नहीं आए। फिर आते भी कैसे, संख्या कितनी थी। और फिर एक ऐसा कारोबार जिस कारोबार में संलिप्तता प्रशासन की साफ साफ देख चुका है उच्च न्यायालय, किस तरीके से प्रशासन मददगार बना हुआ है इस विध्वंसकारी उद्योग का, ये उच्च न्यायालय देख रहा है, देख भी चुका है। फिर भी लोग सड़कों पर आने से डर गए, संख्या में कम थे और वो जानते थे कि सरकार से लड़ना उस स्थिति में जब हर घर में 5 किलो का मुफ्त राशन आ रहा हो, कठिन हो जाएगा। लेकिन यहां सवाल सिर्फ बागेश्वर के 1-1.5 लाख लोगों का नहीं है जो चाहते थे कि ये खनन बंद हो। यहां सवाल है शारदा नदी के बाद, शारदा में जब कर्णाली आके मिल जाती है नेपाल से, तो अपना नाम बदलती है और पटना से आगे जाके कहीं बिहार में गंगा में मिलती है। इस बृहद भूभाग के लोगों को चिंता करनी होगी कि यदि उनके लिए जीवनदायिनी नदी जो उनके जनपदों से होकर, उनके प्रदेशों से होकर गुजरती है, उसके साथ साथ मूल में ही विध्वंसकारी छेड़छाड़ हो रही है, तो वे सुरक्षित नहीं है। इसलिए बागेश्वर की खड़िया को भी हमें अरावली की तरह ही देखना होगा कि 40 सालों में जो खड़िया बागेश्वर जनपद के विभिन्न खदानों से खुदी है, उस खड़िया का मलुआ गया कहां। हम सब जानते हैं कि जो खड़िया बागेश्वर में मिलती है वो चट्टानों के रूप में नहीं है, वो कैश में मिलती है। और सीधा सा तरीका है कि अगर आपको खड़िया निकालनी है तो पहले जितनी खड़िया निकालनी है उससे 100, 200, 500, 1000 गुना अधिक मलुआ वहां से हटाना पड़ेगा। अब वो मलुआ गया कहां। कानून तो ये है, नियम तो ये है कि 2 चीजें होंगी। खदान मालिक सबसे पहले डंपिंग जोन बनाएगा, उसके अलावा वह स्थान बनाएगा, गोदाम, जहां पर वो खुदा हुआ माइन रखेगा, खनिज रखेगा। और मेरे आरोप की पुष्टि करनी है तो डंपिंग जोनों को देख लो।
माइन की स्वीकृति के साथ साथ उसमें डंपिंग जोन भी दर्शाया जाता है। उस स्थान पर जाके देख लो, पता लग जाएगा कि 40 सालों में जो खड़िया निकाली गई उसके सापेक्ष मलबा क्या था। वो सब बरसाती पानी के साथ, नदियों के साथ, धारे नलों के पानी के साथ बहकर पहले गधेरों में गया, सरयू नदी में गया और सरयू नदी से आगे शारदा नदी में पहुंच गया और शारदा नदी के बाद वो बिहार पटना में जाके गंगा नदी में मिल गया। यानी आप पूरी के पूरी एक जैव विविधता को, जलागम क्षेत्र की प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए भले ही जहां ये खदान चल रहा है वहां लोग कम है, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है। चिंता उत्तर प्रदेश को भी करनी होगी, चिंता बिहार को भी करनी होगी और चिंता पूरे देश को करनी होगी कि यदि गंगा, यमुना, शारदा नदियों के मैदानी क्षेत्रों को बचाकर रखना है, जिंदा रखना है, तो इन नदियों के उद्गम क्षेत्रों को संरक्षित रखना ही होगा, मजबूत रखना ही होगा। अब वर्ष 26, क्या हम वर्ष 26 को हिमालय की नदियों, हिमालय की खेती को बचाने का वर्ष बना सकते हैं? सरकार नहीं बनाएगी। क्या लोग प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं कि हम वर्ष 26 में हिमालयी नदियों को कॉर्पोरेट के शिकंजे से आजाद कराने की लड़ाई लड़ेंगे? अभी हिमालयी क्षेत्र में जितना भी विकास हो रहा है, जितना भी, उस विकास की वजह से जीवनदायिनी नदियां कितनी प्रभावित हो रही हैं, सरकार इस ओर झांकना भी नहीं चाहती है। कौन झांकेगा? हिमालय वासियों को झांकना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, यदि आप हिंदुस्तान के बृहद मैदानी भूभाग को जिंदा रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। फिर मिलता हूं, फिर मिलता हूं।